जब कोई क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट अपने ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद जजमेंट सुनाता है, फैसला सुनाता है और वह उस आरोपी को दोषी करार देता है तो उस जजमेंट को हम जजमेंट ऑफ कन्विक्शन कहते हैं। ऐसे जजमेंट ऑफ कन्विक्शन के खिलाफ अपील की जाती है। जजमेंट ऑफ कन्विक्शन का मतलब है कि पूरा एविडेंस सुनने के बाद, पूरे आर्गुमेंट सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सजा के लिए मुकर्रर कर दिया है और उसे दोषी मान लिया है। उस दोषी मान लेने के फैसले के खिलाफ ट्रायल कोर्ट से ऊपर वाली कोर्ट में चुनौती दी जाती है और यही चुनौती अपील कहलाती है। यदि जजमेंट ऑफ कन्विक्शन यानी कि उसको दोषी मानने का जो फैसला है वह गलत कानूनी या तथ्यात्मक आधारों पर पारित किया गया होता है तो हम इंडियन लीगल सिस्टम में उस फैसले को बैड कन्विक्शन कहते हैं। हम ऐसे बैड कन्विक्शन वाले केसेस में अपील करवाने में विशेष एक्सपर्टीज रखते हैं, हमारी विशेषज्ञता है और हम उन दोषी व्यक्तियों की बहुत सहायता भी करते हैं। अपील का क्षेत्र बहुत व्यापक है, विस्तृत है, इसलिए आज हम केवल उन्हीं अपील्स के बारे में बात करेंगे जो अपील्स अगेंस्ट कन्विक्शन होती हैं या अपील्स अगेंस्ट एक्विटल होती हैं। हम अपील के लिमिटेशन पीरियड के बारे में भी बात करेंगे। अपील से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। हमारी यह वीडियो तथा दूसरी वीडियो इसी तरह आपके पास आती रहेंगी, नई जानकारियां लेकर आती रहेंगी और आपकी जीत की राह को रोशन करती रहेंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। अपील, पहले आप यह कुछ थोड़ा सा जान लीजिए कि अपील क्या होती है। और कल हमने जो वीडियो की रिवीजन वाली बात बताई थी और कल जो रिवीजन की बात हमने अपनी वीडियो में की थी वह रिवीजन से कैसे अलग होती है। जब भी कोई ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आरोपी को बरी कर दिया जाएगा या उसे दोषी करार दिया जाएगा। बरी हुआ तो आरोपी आरोप से मुक्त होकर मुस्कुराते हुए घर की ओर चला जाएगा और यदि दोषी पाया गया तो कोर्ट उसे पुलिस की नीली गाड़ी में बैठा देगा, वह कारावास की ओर बढ़ेगा। यहाँ हम फॉल्स रेप केसेस की बात कर रहे हैं। दोषी हो जाने पर वह उस पूरे कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतर कोर्ट में यह दिखाना चाहता है कि वह फैसला तथ्यात्मक रूप से गलत है और गलत तथ्यों पर उसे टिकाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों को सही से समझा नहीं है तथा कानून का भी गलत प्रयोग किया है, इसमें कानून को सही तरह से लागू नहीं किया है। इस तरह से पूरा फैसला जिसके द्वारा आरोपी को दोषी बना दिया गया है वह सभी प्रकार से गलत है, उसे ठीक किया जाए। रिवीजन वाली वीडियो से आपको याद होगा कि रिवीजन हम पूरे फैसले के खिलाफ नहीं करते हैं बल्कि छोटे ऑर्डर्स के खिलाफ करते हैं। वे ऑर्डर्स इतने छोटे ऑर्डर्स भी ना हो जिन्हें हम रोजमर्रा के कोर्ट की प्रोसीडिंग से संबंधित होते हैं, लेकिन जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं जैसे ऑर्डर्स ऑन चार्ज होता है तो उनके खिलाफ हम रिवीजन करते हैं। अपीलेट कोर्ट में ट्रायल कोर्ट की सब शक्तियां निहित होती हैं, वह पूरे फैसले को देखकर जहां गलती दिखाई पड़ती है उसे ठीक कर सकता है और दोषी को मुक्त भी कर सकता है। जब अपीलेट कोर्ट दोषी को मुक्त कर देता है ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अपील इज अलाउड। ऐसा भी संभव है कि जांच करने के बाद अपीलेट कोर्ट को लगे कि ट्रायल कोर्ट का निर्णय तो सही है और वह उस निर्णय को बदलने का निश्चय नहीं करता बल्कि उसे बरकरार रखता है और कहता है कि जो आप अपील कर रहे हैं यह अपील गलत है। तो हम ऐसी स्थिति में कहते हैं कि अपील इज डिसमिस्ड। अपील्स दो प्रकार की होती हैं, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन एंड अपील्स अगेंस्ट एक्विटल। तो हम पहले बात करते हैं अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन। अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन का अर्थ है दोषी माने जाने के खिलाफ की जाने वाली अपील। सेक्शन 374 सीआरपीसी में अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन के बारे में बताया गया है कि कोई अपील कहां किस कोर्ट में की जा सकती है। हाई कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सेशंस जज या एडिशनल सेशंस जज द्वारा दोषी पाया गया व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशंस जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा दोषी पाया गया व्यक्ति सेशंस कोर्ट में अपील कर सकता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहां अपील का अधिकार नहीं मिलता है। ऐसा पहला मामला है जिसमें अपील का अधिकार नहीं मिलता, वह जहां आरोपी ने अपनी गलती खुद मान ली हो यानी कि प्लीड गिल्टी किया हो, उस आरोपी को अपील का अधिकार नहीं दिया जाता है और सेक्शन 375 सीआरपीसी ने इसके लिए निषेध किया है। सेक्शन 375 सीआरपीसी कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वयं मानकर कहे कि हाँ उसने दोष किया है तो उसे अपील की कोई जरूरत नहीं होती, उसे अपील नहीं मिल पाएगी। दूसरे ऐसे मामले जहां अपील का अधिकार नहीं होता वे कुछ छोटे मोटे केसेस होते हैं, उनमें भी अपील का कोई अर्थ नहीं
नहीं होता है। इसके लिए सेक्शन 376 CRPC में बताया गया है और ऐसे मामले होते हैं, पहला, जहां हाई कोर्ट ने 6 महीने से कम की सजा और 1000 रुपया फाइन किया हो या दोनों किए हों। दूसरा ऐसा मसला होता है जहां सेशंस कोर्ट ने या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 महीने तक की सजा की हो और 200 रुपए तक का फाइन लगाया हो या दोनों लगाए हों। तीसरा ऐसा केस होता है जहां पर अपील का अधिकार नहीं मिलता कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने 100 रुपये तक का फाइन उस आरोपी के ऊपर लगाया हो। और चौथा ऐसा बिंदु जहां पर अपील का अधिकार प्राप्त नहीं है वह है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल के दौरान यदि 200 रुपये तक का फाइन लगाया गया हो तो उस समरी ट्रायल के खिलाफ आपको अपील का अधिकार नहीं मिलता है। इन विशेष परिस्थितियों को जो हमने अभी 2 केसेस बताए हैं, इनको अगर छोड़ दें, सेक्शन 375 CRPC और सेक्शन 376 CRPC, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी केसेस में आपको अपील का अधिकार होता है और खास तौर से जब आपको दोषी करार दे दिया गया हो। अपील अगेंस्ट एक्विटल, ऐसा भी होता है कि कुछ अपीलें आरोपी के बरी हो जाने पर की जाती हैं। ऐसा कब होता है, आइए जरा देखते हैं। जब ट्रायल कोर्ट के फैसले से आरोपी बरी हो जाता है तो शिकायतकर्ता पार्टी के लिए यह बुरा होता है। वे आरोपी को आजाद करने वाले उस फैसले से सहमत नहीं होते हैं और उसे बदलवाना चाहते हैं। तो कोर्ट के फैसले को बदलवाने का एक ही कानूनी तरीका है कि उससे ऊपर वाली कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दी जाए। तो आरोपी के एक्विटल के फैसले के खिलाफ जब शिकायतकर्ता यानी कि जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है वह ऊपर वाली कोर्ट में अपील करती है तो उसे अपील अगेंस्ट एक्विटल कहते हैं। अपील अगेंस्ट एक्विटल एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। एक कोर्ट ने पूरा का पूरा ट्रायल चलाकर आरोपी को बरी किया है तो उसके बरी होने के खिलाफ अपील कानून के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होती है। अपील अगेंस्ट एक्विटल को दायर करने के लिए भी या उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो प्राय कोई विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वह ऐसी अपील के लिए सिफारिश करेगा तो ही अपील की जा सकेगी। बिना लिखित सिफारिश के अपील अगेंस्ट एक्विटल दायर नहीं की जा सकेगी। कुछ मामलों में जैसे CBI या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो केसेस होते हैं उनमें ऐसी सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत ऑफिसर करता है तो उसकी सिफारिश के बाद ही कोई अपील दायर की जा सकती है। बाद में जब अपील दायर हो जाएगी तो उसमें हाईकोर्ट के सामने यह दिखाना होगा कि मामला वास्तव में अपील किए जाने योग्य है। यदि हाईकोर्ट को उचित लगेगा, जो आप बहस करेंगे और जो सब्सटेंस दिखाएंगे, यदि हाईकोर्ट को उचित लगेगा तो उस मामले में लीव ऑफ द हाईकोर्ट अपीलार्थी को मिल जाएगी। तो हाईकोर्ट पूरा केस सुनने के बाद अपीलार्थी को लीव ऑफ द हाईकोर्ट ग्रांट करता है, तब जाकर यह अपील सुनवाई के लिए ली जाती है। यदि कंप्लेंट केस में ऐसा हुआ होगा तो वह लीव ऑफ द हाईकोर्ट उस शिकायतकर्ता को दी जाएगी। यह भी ध्यान रखने की बात है कि यदि एक्विटल के बाद 6 महीने का समय गुजर गया है तो उसके बाद अपील करने के लिए यह लीव ऑफ द हाईकोर्ट उपलब्ध नहीं होती है और हाईकोर्ट उसे आगे भी ग्रांट नहीं करता है। आप यहाँ यह भी जानना चाहेंगे कि अपील के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना होता है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी यह जिक्र किया था कि लिमिटेशन पीरियड का अर्थ उस समयावधि से होता है जिसमें किसी कोर्ट के फैसले को उससे ऊपर वाली कोर्ट के सामने कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। उस पीरियड को हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। तो इस अपील का लिमिटेशन देखने के लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 के आर्टिकल 115 को देखना होगा। उसमें 3 तरह के लिमिटेशन पीरियड दिए गए हैं। पहला, जब अपील मृत्युदंड के खिलाफ हाईकोर्ट में की जाने वाली हो तो उसे 30 दिनों के भीतर चुनौती दे देनी होती है। दूसरा, जब अपील मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में ही की जानी हो तो उसे 60 दिन के भीतर दायर किया जाना होता है। और तीसरा मुद्दा है, जब अपील अन्य किसी सजा के खिलाफ हो और हाईकोर्ट के अलावा किसी अन्य कोर्ट के सामने दायर की जानी हो तो उसे 30 दिन में किया जाना होता है। तो ये अपील के लिमिटेशन पीरियड हैं। लेकिन जब भी कोई अपील दिए गए लिमिटेशन पीरियड में ना की जा सकी हो तो कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत लगाकर कोर्ट से देरी के लिए रियायत मांगी जाती है। यदि कोर्ट को आपके बताए आधारों को सुनकर लगता है कि आप असलियत में मजबूर थे तो आपको रियायत मिल जाती है और आप अपनी अपील को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपने देखा है कि अपील का अधिकार दोनों पक्षों को उपलब्ध होता है, आरोपी को भी उपलब्ध होता है और शिकायत करने वाले को भी उपलब्ध होता है। हालांकि शिकायतकर्ता की ओर से यह प्राय राज्य के प्रोसिक्यूशन को दिया जाता है, लेकिन जहां कंप्लेंट केसेस दाखिल किए जाते हैं वहां शिकायतकर्ता को भी लीव ऑफ द हाई कोर्ट ग्रांट
वारंट करके उसे अपील करने का अधिकारी माना जाता है। तो जिन मामलों में आरोपी के साथ अन्याय हुआ हो या जिन मामलों में शिकायतकर्ता के साथ अन्याय हुआ हो, उन मामलों को उच्चतर कोर्ट के सामने लाकर उनमें किए गए जुरिस्डिक्शनल एरर को ठीक करवाने के लिए अपील एक मूल्यवान अधिकार है। इसका बहुत सावधानी से और बहुत तरीके से उपयोग किया जाना जरूरी है, वरना यह कानून का मिसयूज हो जाएगा। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।